आज 21 दिसंबर 2025 है और साल बस खत्म ही होने वाला है। 31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और इसके साथ ही मुझे लगता है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक उम्मीद भी है और थोड़ी घबराहट भी। बिल्कुल। ये हर 10 साल में होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट है। एक तरफ सैलरी बढ़ने की उम्मीद होती है और दूसरी तरफ वो प्रक्रिया की अनिश्चितता। हाँ, और इस बार भी माहौल कुछ वैसा ही है। हर कोई बस यही समझने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जेब पर, उनकी कमाई पर इसका आखिर असर क्या पड़ेगा। और इसी माहौल में एक सवाल है जो एक डर की तरह फैल रहा है। हमारे पास जो एक रिपोर्ट है उसकी हेडलाइन भी यही पूछती है। क्या? अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हुई तो क्या भत्तों का पैसा डूब जाएगा? पैसा डूब जाएगा? ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी हैं, बिल्कुल। और ये एक बहुत स्वाभाविक चिंता भी है। जब आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आने वाली बढ़ोतरी पर टिकी हो, तो देरी और नुकसान जैसे शब्द परेशान तो करते ही हैं। जी, इसीलिए आज ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस डूबने की बात में आखिर सच्चाई है कितनी। तो आज हमारे सामने इसी विषय पर कुछ लेख और एक डिटेल्ड एनालिसिस है। एक तरह से इसकी गहराई में उतरेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि ये डर कितना सच है, क्या वाकई कोई पैसा डूब रहा है या फिर मामला कुछ और है। और हमारा मकसद इस पूरी बात को बिल्कुल साफ और सरल तरीके से सामने रखना है ताकि ये समझा जा सके कि इस देरी का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या देरी होने पर कर्मचारियों का पैसा सच में डूब जाएगा? एक शब्द में जवाब चाहिए, हाँ या ना। अगर एक शब्द में कहूं तो जवाब है नहीं। अच्छा, पूरा पैसा नहीं डूबता। ये सुनकर शायद बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, ये तो बड़ी राहत की बात है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक बड़ा लेकिन छिपा हुआ है। ओके। कुछ खास भत्तों की जो बकाया राशि होती है, जिसे हम एरियर कहते हैं, वो नहीं मिलती और यहीं पर एक वास्तविक नुकसान होता है। अच्छा, तो ये पैसा डूबने से ज्यादा मौका गंवाने जैसा है। मतलब जो पैसा आज मिलना चाहिए था वो या तो मिलेगा ही नहीं या बहुत बाद में मिलेगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो फ्रेमवर्क है जिससे हमें इस पूरे मामले को देखना चाहिए। ये सिर्फ हिसाब किताब का मामला नहीं है, ये समय पर मिलने वाले अवसर का भी मामला है। ठीक है, तो इसे और साफ तरीके से समझने के लिए भत्तों को अलग अलग करके देखते हैं। हमारे पास जो सामग्री है उसमें मुख्य रूप से 3 भत्तों का जिक्र है। महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, हाँ, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए। ठीक। तो इनमें से किसका एरियर मिलता है और किसका नहीं? देखिए, जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि कुछ भत्ते ऐसे हैं जिनका एरियर नहीं मिलता, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए। टीए का एरियर नहीं मिलता। हाई का भत्ता मतलब सीए और यूनिफॉर्म अलाउंस जैसे दूसरे भत्ते भी हैं जिनकी कोई बकाया राशि नहीं दी जाती। पर ऐसा क्यों? अगर वेतन आयोग देर से लागू हो रहा है तो इन भत्तों का बकाया भी तो मिलना चाहिए। इसका कारण इनके नेचर में छिपा है। ये भत्ते ज्यादातर एक तय राशि मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट के होते हैं। अच्छा। ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में नहीं दिए जाते। इसलिए जब नया वेतन आयोग आता है तो इनकी रकम तो बढ़ जाती है, लेकिन उसे पिछली तारीख से लागू करके कोई एरियर नहीं दिया जाता। मतलब जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से बढ़ी हुई रकम मिलेगी, पिछला कुछ नहीं। बिल्कुल, ये एक सीधा साधा मामला है। ये तो समझ आता है, लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। महंगाई भत्ता यानी डीए। ये तो सैलरी का बहुत जरूरी हिस्सा है और सीधे सीधे महंगाई से जुड़ा होता है। फिर इसका एरियर क्यों नहीं मिलता? ये बात थोड़ी हैरान करती है। हाँ, ये सवाल सबसे ज्यादा उलझाता है। डीए का मामला थोड़ा जादुई लगता है। जादुई? कैसे? ऐसा लगता है कि ये गायब हो गया है, लेकिन असल में ये सिर्फ अपना रूप बदल लेता है। ये एक प्रक्रिया के तहत होता है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। फिटमेंट फैक्टर, ये थोड़ा तकनीकी शब्द लग रहा है। क्या इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे आप चाय बना रहे हैं। ठीक है। महंगाई भत्ता डीए चीनी की तरह है जिसे आप जरूरत के हिसाब से हर कुछ महीने में महंगाई बढ़ने पर थोड़ा थोड़ा डालते हैं ताकि चाय की मिठास बनी रहे। लेकिन 10 साल बाद वेतन आयोग कहता है, ठीक है, अब तक जितनी भी चीनी डाली है उसे चाय में पूरी तरह घोलकर चाय का ही हिस्सा बना दो ताकि ये मीठापन स्थायी हो जाए। वाह, ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब डीए गायब नहीं होता, वो बेसिक सैलरी की मिठास बन जाता है। एकदम सही। डीए को बेसिक सैलरी में ही मिला दिया जाता है। तो मतलब मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 100 रुपए है
और डीए 50 रुपए, तो नई बेसिक सैलरी 150 रुपए हो जाएगी। मोटे तौर पर हाँ। 7वें वेतन आयोग के अंत में अगर किसी कर्मचारी को 50% डीए मिल रहा है, तो जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इस 50% डीए को उसकी मौजूदा बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और एक नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी बनेगी। तो डीए कहीं गया नहीं, वो आपकी सैलरी की बुनियाद बन गया। और इसीलिए उसका कोई एरियर नहीं बचता। जी, इस समायोजन के बाद डीए का कोई अलग से एरियर नहीं बचता जिसे बाद में दिया जा सके। लेकिन एक मिनट, क्या ये कर्मचारियों के साथ एक तरह की चालाकी नहीं है? कहने को तो पैसा दे दिया, लेकिन उसे सैलरी में मिलाकर भविष्य की गणनाओं के लिए बेस ही बदल दिया। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कुछ लोग इसे इसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो सिस्टम का लॉजिक है वो ये है कि डीए का मकसद महंगाई के असर को खत्म करना था और बेसिक में मिलाकर उसे स्थायी रूप से सैलरी का हिस्सा बना दिया गया है। इससे फायदा क्या होता है? का एरियर नहीं मिल रहा, जो एक छोटा लेकिन वास्तविक नुकसान है। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों में इतनी चिंता क्यों है? इसका मतलब है कि असली विलन कोई और है। क्या ये एचआरए है? आपने बिल्कुल सही पहचाना। असली चिंता की जड़ एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस ही है। अच्छा, जैसा कि हमारे पास मौजूद जानकारी में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह पटेल ने भी बताया है, कर्मचारियों को एचआरए का एरियर मिलता है और यहीं पर देरी का सबसे बड़ा वित्तीय असर देखने को मिलता है। एक मिनट, एचआरए तो बेसिक सैलरी का प्रतिशत होता है ना? जी, शहरों को XYZ कैटेगरी में बांटा गया है और उसी हिसाब से 27%, 18% या 9% एचआरए मिलता है। तो अगर बेसिक सैलरी ही बढ़ जाएगी तो एचआरए को भी बढ़ना चाहिए। तो यहीं पर देरी का सबसे बड़ा असर होता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वो नस है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। कैसे? जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाती है। हाँ, और क्योंकि एचआरए सीधे तौर पर बेसिक सैलरी पर आधारित है, तो बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही एचआरए की रकम भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। अगर आयोग लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर मिलने वाला ये बढ़ा हुआ एचआरए भी देर से मिलना शुरू होता है। और इसी देरी वाली अवधि का जो पैसा होता है वो बाद में एरियर के रूप में मिलता है। हाँ, मिलता है। तो फिर चिंता क्यों? पैसा तो मिल ही रहा है, भले ही देर से। यहाँ दो बातें हैं। पहली, वही अवसर लागत वाली बात, जो पैसा आज मिलना चाहिए वो 1 साल बाद मिलेगा। उस 1 साल में उस पैसे से कोई अपनी ईएमआई चुका सकता था, बच्चों की फीस भर सकता था या कहीं निवेश कर सकता था। वो अवसर तो गया। सही बात है। और दूसरी बात, ये एक बड़ी रकम होती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं? इसका कोई गणित लगा सकते हैं? हाँ, विश्लेषण में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई कर्मचारी एक्स कैटेगरी के शहर जैसे दिल्ली या मुंबई में रहता है, जहां एचआरए की दर 27% है। जी, और हम ये मान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद उसकी बेसिक सैलरी में 5,000 से 10,000 रुपए की एक औसत बढ़ोतरी होती है। ठीक है। तो इस बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर एचआरए का गणित कैसे काम करेगा? बहुत सीधा है। अगर बेसिक सैलरी 5,000 रुपए बढ़ती है तो 27% के हिसाब से उसका मासिक एचआरए 1,350 रुपए बढ़ जाएगा। हर महीने। और अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपए बढ़ती है तो मासिक एचआरए 2,700 रुपया बढ़ जाएगा। ये वो रकम है जो उसे हर महीने अतिरिक्त मिलनी चाहिए थी, लेकिन देरी की वजह से नहीं मिल रही। और अगर ये देरी, जैसा कि अक्सर होता है, 1 साल तक चलती है तो? अगर हम मान लें कि आयोग को लागू करने में 12 महीने की देरी होती है, तो उस कर्मचारी का कुल नुकसान 16,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक पहुंच सकता है। 32,000 रुपए? जी, चलिए 1 मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचते हैं। 32,000 रुपए, ये छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इतने में तो घर का कोई जरूरी सामान आ जाता है। तो जब हम देरी कहते हैं तो उसका मतलब किसी के घर की एक जरूरत का टल जाना भी हो सकता है। और ये तो एक औसत कर्मचारी की बात है। जो सीनियर लेवल पर हैं, उनके लिए तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। निश्चित रूप से। जो कर्मचारी सीनियर लेवल पर हैं, जिनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी ज्यादा होगी, उनके लिए ये नुकसान सालाना 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। 1 लाख रुपए? मतलब किसी के बच्चे की स्कूल की साल भर की फीस या एक पूरी फैमिली वैकेशन का खर्च। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोगों की योजनाओं पर सीधा असर है। इससे ये साफ पता चलता है कि देरी का असर कितना गहरा हो सकता है, भले ही बाद में एरियर मिल जाए। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? इतिहास क्या कहता है? हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। वेतन आयोग के सिफारिशों को लागू करने में देरी का एक लंबा इतिहास रहा है। अच्छा। अगर हम 6ठे वेतन आयोग को देखें तो उसे लागू करने में भी काफी देरी हुई थी।
लेकिन सरकार ने बाद में कर्मचारियों को पूरा एरियर दिया था। तो मतलब तब भी ऐसी ही चिंताएं थी? बिल्कुल, लेकिन अंत में बकाया मिल गया था। और 7वें वेतन आयोग के समय, जो अभी खत्म हो रहा है? 7वें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया था और एचआरए का एरियर मिला था। तो इतिहास हमें दो बातें बताता है। जी, पहली कि पूरा पैसा डूबने की संभावना न के बराबर है, सरकार आमतौर पर बकाया राशि का भुगतान करती है। और दूसरी कि भुगतान में देरी होगी ही होगी। हाँ, ये भी एक तरह से तय माना जाता है और ये देरी ही असल में कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है। तो इस पूरी बातचीत और पड़ताल के बाद अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो मोटी मोटी बात क्या निकल कर आती है? कर्मचारियों के लिए इसका असल मतलब क्या है? निष्कर्ष बहुत साफ है और इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बच्चों की पढ़ाई के भत्ते जैसे कुछ भत्तों का एरियर नहीं मिलेगा। डीए इसलिए नहीं क्योंकि वो बेसिक सैलरी का हिस्सा बन जाएगा और दूसरे भत्ते इसलिए क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं। तो ये एक वास्तविक नुकसान है। हाँ, भले ही रकम बहुत बड़ी ना हो, पर है तो नुकसान ही। ठीक। और दूसरा हिस्सा एचआरए को लेकर है? हाँ, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि एचआरए का एरियर मिलेगा। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन आयोग के देर से लागू होने के कारण ये पैसा हाथ में देर से आएगा और यही हमारी अवसर लागत वाली बात आती है। जो पैसा समय पर मिलता वो बाद में मिलेगा। और तीसरा निष्कर्ष? तीसरा निष्कर्ष ये है कि पैसा डूबना एक भावनात्मक शब्द है, तकनीकी रूप से सही नहीं। ज्यादा सही तस्वीर ये है कि कर्मचारियों को 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक वास्तविक नुकसान जैसे टीए का एरियर ना मिलना और दूसरा अफसर का नुकसान यानी एचआरए का पैसा देर से मिलना। और दोनों ही कर्मचारियों की जेब और उनकी योजनाओं पर असर डालते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि 8वें वेतन आयोग में देरी का मतलब ये नहीं है कि पैसा पूरी तरह डूब जाएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से कर्मचारियों की वित्तीय सेहत पर असर डालेगा। कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं और जो मिलेगा वो देर से मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो इस चर्चा से भी आगे जाता है। क्या? हर 10 साल में ये वेतन वृद्धि की घोषणा और उसके असल में लागू होने के बीच का जो लंबा गैप है, ये कर्मचारियों की वित्तीय और मानसिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है? सही बात है। लोग उम्मीदें लगाकर बैठते हैं, योजनाएं बनाते हैं और फिर महीनों तक एक अनिश्चितता में जीते हैं। हर 10 साल में एक ही कहानी दोहराई जाती है। तो असली सवाल ये है कि क्या भविष्य में इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या प्रक्रिया को पहले से शुरू करके इसे समय पर लागू नहीं किया जा सकता ताकि ये अनिश्चितता हमेशा के लिए खत्म हो? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए, ताकि हर दशक में देश की सेवा करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस तरह की वित्तीय और मानसिक उलझन का सामना न करना पड़े।